11 साल में मैंने 11 बच्चों को जन्म दिया और 11वें बच्चे को जन्म देते ही मेरी मृत्यु हो गई। उन्होंने बोला कि जो आपको सबसे पहले डेड बॉडी नजर आएगी ना, उसका एक पीस काट के ले आना। मैंने रियलाइज किया कि कैसे मेरी एनर्जी ऊपर आ रही है और मुझे लगा कि मुझे कुछ हो गया है और शायद कहीं मैं मर तो नहीं रही। जब मैंने देखा कि अब मैं कैसे बाहर निकली और मैंने ऐसे टर्न अराउंड किया और पैरों से अंदर गई और फिर टर्न अराउंड किया, मतलब इट वाज लाइक बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को हमने सिर्फ थेरेपी से हील कर दिया। मुझे लगता था शायद मैं वर्दी नहीं हूँ प्यार के लिए। जो भी हम चूज करते हैं परिस्थितियाँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है और कई बार उसका मूलतः कारण किसी पिछले जीवन में होता है। मेरी जो आज प्रेजेंट मदर इन लॉ है, वो उस लाइफ टाइम में मेरी डॉटर इन लॉ थी। ब्रेथ वर्क के थ्रू मैं एक पास्ट लाइफ में गई, जिस पास्ट लाइफ में मैंने देखा संदीप जो थे वो अरब शेख थे और मैं उनकी वाइफ थी। और 11 साल में मैंने 11 बच्चों को जन्म दिया और 11वें बच्चे को जन्म देते ही मेरी मृत्यु हो गई। बहुत सारे ऐसे मेरे सेशंस हुए हैं पास्ट लाइफ थेरेपी के द्वारा, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को हमने सिर्फ थेरेपी से हील कर दिया। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंबिका जी के साथ पुनः मिलेंगे और जानेंगे कि इतनी सुंदर यात्रा को उन्होंने और आगे कैसे बढ़ाया, किस प्रकार जो उन्होंने सीखा था अपने जीवन में अप्लाई कैसे किया और लोगों के लिए उदाहरण कैसे बने। तो जानते हैं उन्हीं से, उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है अंबिका जी आपका। थैंक यू जी। अंबिका जी, हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि आपका जो मेंटर, आपके गुरु हैं, जो आपकी माँ के बाद आध्यात्मिक जीवन में बने, डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनसे आपने जो सीखा, आपने अपने जीवन में उसको कैसे अप्लाई किया और आपने उनसे और क्या-क्या चीजें जानी, इसके बारे में जानना चाहते जी, मेरे मेंटर्स हैं डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी, जैसे कि अभी आपने बताया। और उनसे मेरी मुलाकात हुई सन 2006 में, नवंबर में। 2006 थे या 5 थे, आई थिंक 5 थे, क्योंकि 6 में तो मैंने कोर्स ही कर लिया था, पीएलआर का ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो 2005 में नवंबर में अ, और एक एग्जीबिशन के द्वारा। और जब उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि जिन गुरुओं को मैं ढूंढ रही थी, जो मुझको जानने में सहयोग देंगे, वो मुझे मिल गए हैं। और ऐसा ही हुआ। सबसे पहली चीज जो उनसे मैंने सीखी वो थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। और वो सीखने के बाद उन 6 दिनों में, 6 दिन का वो कोर्स था, 6 दिनों में मुझे अपने, मैं कहूंगी 60% प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मैं लेकर ही घर आई। क्यों मेरा राघव के साथ इतना लगाव है, हमने पिछले एपिसोड में शेयर भी किया था। उसके बाद क्यों मैंने इस लाइफ टाइम में ऐसा स्क्रिप्ट लिखा जिसमें बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी। खुद के कोख से जन्मे हुए बच्चों की तो जगह थी, लेकिन खुद की कोख खुद से की नहीं कोख से थी। जन्मे हुए। और ऐसा क्यों किया? तो यहीं से शुरू करते हैं। तो उस पास्ट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने समझी वो ये थी कि एक लाइफ टाइम में मैं संदीप जो थे वो अरब शेख थे और मैं उनकी वाइफ थी।
और 11 साल में मैंने 11 बच्चों को जन्म दिया और 11वें बच्चे को जन्म देते ही मेरी मृत्यु हो गई। तो मरने के समय मेरे जो ये भाव थे वो ये थे, क्या बस स्त्रियां इसीलिए ही होती हैं, बच्चे पैदा करने की मशीन, और कुछ भी नहीं है उनके लिए, कोई भोग नहीं, कुछ खुशहाल पल नहीं, और पति के साथ समय सिर्फ इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है, कुछ आदान प्रदान नहीं। तो इस कारण से फिर जब हम लाइफ बिटवीन लाइफ में गए, उसकी ट्रेनिंग करी, तब समझ में आया कि ये लाइफ टाइम में मुझे मेरे पति के साथ कोई समय नहीं मिला। उनका प्यार भोगने या उनको प्यार देने का कोई वजह ही नहीं मिली, कोई मौका ही नहीं मिला। तो एक लाइफ टाइम ये वाली ऐसी मैंने स्क्रिप्ट करवाई अपने हायर सेल्फ से, इस लाइफ टाइम को देखते हुए, जिसमें बच्चे तो होंगे लेकिन अपनी कोख से नहीं। उनको मैं एंजॉय करूंगी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंजॉय करूंगी, लेकिन पालने की और बड़े करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं रहेगी। उनको मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए मिलूंगी। तो वो जो 11 बच्चे थे, वो आज भी मेरी इस बर्थ में एज अंबिका मेरे आसपास ही हैं, और सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और हमारी इमीडिएट एक्सटेंडेड फैमिली में ही हैं वो 11 के 11। और वो, मैं उनसे और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और सबसे पहला बच्चा, आप गेस कीजिए कौन था उस लाइफ टाइम में? राघव। तो इसीलिए वो आज भी मेरे से इतना ज्यादा प्यार मांगता है, लेता है और देता है। बाकी भी सब बहुत प्यार करते हैं, और हमेशा वो मेरे से जितना मर्जी झगड़े, लेकिन चाची को, या मैं कईयों की मामी हूँ, मामी को कोई कुछ कह दे या उनके बारे में कुछ कह दे, तो वो तन के खड़े हो जाते हैं कि यू आर टॉकिंग अबाउट माय चाची, माय मामी। मतलब ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह खड़े हैं, और अगर मैं एक आवाज भी देती हूँ या एक चीख भी मारती हूँ तो सारे भागे चले आते हैं। कितनी खुशनसीबी की बात है, अपने बच्चे नहीं आते, और ये बच्चे तो हमेशा मेरे लिए खड़े होते हैं। वो मुझे बोलते भी रहते हैं, जब देखो आप मन उठा के फोन कर देते हो, लेकिन मैं जब भी मन उठा के उनको फोन करती हूँ वो सब सुनते हैं, और मैं जो भी चाहती हूँ वो उनके लिए पत्थर की लकीर होती है, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। वो टॉप प्रायोरिटी होती है उनकी। चाची ने बोला है, पूरा होना ही है। आप बताइए, है ना वो लाइफ टाइम, पास्ट लाइफ में देखने के बाद ये पुष्टि मिली, और मेरा प्यार उनकी तरफ और इवन उनका प्यार मेरी तरफ, ये बाय डिफॉल्ट हीलिंग होती है पास्ट लाइफ में जाने के बाद। उनका प्यार मेरी तरफ और ज्यादा और गहरा हो गया। जी। अंबिका जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि आप डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी से मिली और आपने ध्यान को और आगे बढ़ाया। जी। पत्री जी, जो कि डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के ही गुरु हैं, जी। तो आपकी उनके साथ कब मुलाकात हुई? मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया डॉक्टर न्यूटन ने ही, और जब उनके अपनी एकेडमी की, जो बंजारा हिल्स में पहली थी लाइफ रिसर्च एकेडमी की स्थापना हो रही थी, अ, तब मैं गई थी वहाँ पे। और तब मैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का वो लिखने गई थी, रिटन एग्जाम। तो तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और तब से मेरे लिए पत्री जी और न्यूटन सर, लक्ष्मी मैम एक पैकेज डील है। वो इकट्ठे ही आते हैं, अलग अलग नहीं है। मुझे लगता है सर मैम पत्री जी हैं, पत्री जी सर मैम हैं, क्योंकि जो वो सिखाते हैं वही वो सिखाते हैं, और दोनों एक दूसरे से हैं ही जुड़े हुए। तो मेरे लिए वो हमेशा हैं, जी। तब से ही हैं। अंबिका जी, आप तो ध्यान करती हैं, बचपन से ही करती आ रही हैं। तो आपके परिवार में आपके हस्बैंड या और परिवार के लोग क्या ध्यान करते हैं? हाँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरी प्रथम गुरु मेरी माँ है, और जब उन्होंने मुझे अपना वननेस एक्सपीरियंस शेयर किया था, तब मैं शायद
9th 10th स्टैंडर्ड में होंगी, तो उन्होंने शेयर किया था कि कैसे वो स्कूल पढ़ाने कार में बस उनकी मिस हो जाती थी, हो नहीं जाती थी, वो जानबूझ के कर देती थी क्योंकि उस टाइम उनको पापा के साथ जाने का थोड़ा मी टाइम मिल जाता था। तो बाय चांस उस दिन मेरी भी बस मिस हो गई थी, तो पापा पहले मम्मी को ड्रॉप करते थे, फिर मुझे ड्रॉप करते थे क्योंकि उनका स्कूल पहले आता था। वो एक टीचर थी और मैं तो तब उस समय स्टूडेंट थी। तो उन्होंने कहा कि घर आके उस दिन बताया कि मैं वो ना बड़ी उस दिन ऐसे थी जैसे कि हैं भी और नहीं भी। तो जब घर आए थे ना दोपहर को स्कूल से हम दोनों, तो मैंने उनसे पूछा दोपहर को लेटे-लेटे, हम इकट्ठे ही दोपहर को आराम करते थे। तो मैंने पूछा, आप इतने आज एब्सेंट माइंडेड खोए-खोए से क्यों हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा था एज़ अ चाइल्ड कि क्या हो रहा है। तो तब उन्होंने बताया कि आज मेरे साथ ना बहुत ही मधुर सा एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं जहाँ देख रही हूँ, जिस भी चीज़ को देख रही हूँ, उसमें मैं नज़र आ रही हूँ और बाबा नज़र आ रहे हैं। तो मतलब शुरुआत सुबह हुई, मैंने एक ऐसे ही पेड़ को देखा, गाड़ी रुकी हुई थी ट्रैफिक सिग्नल पे और सामने ही पेड़ था। पेड़ पे देखा तो मैंने देखा हर पत्ते में राधा कृष्ण रास कर रहे हैं, रासलीला हो रही है राधा कृष्ण की। और वो फिर जब वो स्कूल गईं, उन्होंने जिस बच्चे को देखा, उनको मतलब राधा कृष्ण रास करते हुए ही पूरा दिन हर जगह, हर परिस्थिति में, हर चीज़ में नज़र आए। तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो मैंने कहा मुझे भी देखना है। तो उन्होंने बोला तुमको देखना है, तो इसके लिए तुमको साधना करनी पड़ेगी और मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक गिफ्ट करी, जो मैंने पढ़ी और उसमें कई चैप्टर्स में तो मुझे लगा, अरे ये तो मैं जानती हूँ, ये तो मैं शायद किसी लाइफ टाइम में मैं भी कर चुकी हूँ और पास्ट लाइफ की जिज्ञासा भी वहीं से ही जागृत हो गई। और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ के साथ बढ़ने लगी और मैं हमेशा से खोज कर रही थी कि कौन है जो मुझे इन दोनों का मिश्रण बता सकेगा। और मेरी खोज फिर 2005 में कंप्लीट हुई, जब मैं डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी से मिली। उन्होंने भी अपना फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट दिया था लाइफ पॉजिटिव मैगजीन में। सर की तब फोटो थी डॉल्फिन के साथ। तो वो फोटो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ओह आई हैव मेट माय मास्टर। और उसमें लिखा था कि वो लाइफ पॉजिटिव के एक्सपो में आ रहे हैं। तो मैंने वो संभाल के रख ली किताब और संदीप को दिखाया, मुझे तो ये जाना ही है, करना ही है और मुझे जानना है कि सर और मैम जो हैं कैसे सिखाते हैं और क्या करते हैं। उसमें लक्ष्मी मैम की फ़ोटो नहीं थी, सिर्फ़ न्यूटन सर की थी। तो मैंने लक्ष्मी मैम को तब तक नहीं देखा था। उनसे मिलना भी एक बहुत ही सुखद दिव्य एक पल था उनसे मिलने का। और रही बात घर वालों के ध्यान की, तो हम हर फुल मून कोशिश करते हैं पूरा परिवार मिल के मेडिटेट करें। जब मेरे ब्रदर इन लॉ की, मेरे जेठ की 2 शादियाँ हमने कराई। एक जिनकी से 3 ये बच्चे पैदा हुए थे और उस टाइम मेरी जेठानी की डेथ कैंसर से हुई। तो जब वो ड्यूरेशन चल रहा था, तो उनको आगे-पीछे बहुत दर्द रहती थी। लेकिन हमने रियलाइज़ किया, जितनी देर वो ध्यान में रहती थीं, उतनी देर उन्हें दर्द नहीं होती थी। ठीक है? तो हम सब तरीके-तरीके से ध्यान करते थे, कराते थे, उनके साथ रहते थे। इससे सबको ये समझ में आने लगा कि कैसे ध्यान हमें हेल्प कर रहा है और उन्हें शुरुआत उनको हेल्प कराने से हुई, लेकिन वो खुद से हेल्प होने लग गई। फिर हम रेगुलरली फुल मून पे ध्यान करने लगे और आज मैं जो अपना एक प्रोग्राम चालू करती हूँ ट्रैवल का, आनंदम वेलनेस के नाम से, मैं सब लोगों को लेके जाती हूँ ऐसी-ऐसी जगहों पे जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, जो पावर पॉइंट्स हैं और वहाँ जाके ध्यान कराती हूँ और उस ध्यान के बाद वो कैसे एम्पावर होके अपनी लाइफ में आते हैं, ये वो शिफ्ट स्वयं से देखते हैं। तो ध्यान तो मेरे साथ-साथ मुझे लगता है जैसे मुझे आलिंगन किया हमारे परिवार ने, ऐसे मेरा ही पार्ट एंड पार्सल था ध्यान, उसको भी बड़ी अ, अच्छी तरीके से हमारे पूरे स्वीकार कर परिवार लिया। ने स्वीकार करा, आलिंगन करा और एकाकार करके अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ।
तो ध्यान तो हम इसी को ही समझते हैं कि हम अपने जो हमारी नेचुरल ब्रीथ है, जी, हमारी जो सांस, जैसे कि आपकी मदर ने भी बताया कि आप जी, अपने सांस के साथ अंदर जा हाँ, रहे हो, हाँ, बाहर आ रहे हो, हाँ, तो आनापानासती ध्यान हाँ, को ही आपने जी, आगे और बढ़ावा दिया जी, और जीवन के अंदर और नए से नए हाँ, पड़ाव आपने हासिल किए। जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ध्यान करते-करते आपने पास्ट लाइफ्स देख ली। आपने कभी एस्ट्रल ट्रैवल भी किया है क्या? हाँ, और एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में मैं ये अपना ये वाला अनुभव सबके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, जो कि मेरा फर्स्ट एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव था। जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम महसूस किया कि कैसे जो ये हमारी एस्ट्रल ऊर्जा है, शरीर में ऊपर होके आती है। तो जब मेरे साथ ये घटित हुआ, उस समय मैं डॉक्टर न्यूटन से भी नहीं मिली थी। ये सन मेरे ख़्याल 99 की बात होगी, 1999 या 2000 की बात होगी, जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि कैसे मेरी एनर्जी ऊपर आ रही है और मुझे लगा कि मुझे कुछ हो गया है और शायद कहीं मैं मर तो नहीं रही। और इस फ़ियर से मैंने अपने आप को रोक लिया, बाहर निकलने के लिए। और उसके बाद मेरा पूरा दिन ऐसे बीता जैसे जल बिन मछली। तो मैंने खुद से ही फिर रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे शायद मेडिटेट और करना चाहिए। मगर वो डर इतना बुरी तरीके से हावी हो गया था, इसको निकालने में सहयोग दिया डॉक्टर न्यूटन ने। जब मैं उनसे मिली, उन्होंने जब बताया एस्ट्रल ट्रैवल की, उनकी जो बहुत फर्स्ट वर्कशॉप थी, तो वहाँ से फिर ये प्रक्रिया दोबारा मेरी फिर शुरू हुई। और सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मैंने किया था, वो था एस्ट्रल बबल गम एक्सपीरियंस। ये मेरा नाम दिया हुआ है। जब मैंने देखा कि अब मैं कैसे बाहर निकली और मैंने ऐसे टर्न अराउंड किया और पैरों से अंदर गई और फिर टर्न अराउंड किया, मतलब इट वाज़ लाइक अ बिल्कुल जैसे एक गेम गेम खेलते हैं। खेल रहे हैं। और बिल्कुल जैसे एक च्युइंग गम होता है ना, इलास्टिक ऐसे हो जाता है, आप खींच लेते हो। मैंने देखा अपने आप को ऐसे खींचते हुए और ऐसे अंदर आई स्टिल, मतलब मैंने इतना कुछ उसके बाद अनुभव किया, लेकिन वो जो मेरा एक्सपीरियंस था, ये मेरा बहुत ही प्रिय एक्सपीरियंस है। शायद वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। लोग नहीं तो जनरली पहले एक्सपीरियंस में इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, मगर मैं तो अपने आप को ही एन्जॉय कर रही थी उस एक्सपीरियंस में। सो दैट वाज़, फिर मैंने डॉक्टर न्यूटन से पूछा कि सर ये ऐसा-ऐसा हुआ, तो सर ने बोला वेरी गुड, दैट वाज़ योर दैट इज़ योर फर्स्ट एस्ट्रल एक्सपीरियंस। सो ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। उसके बाद की यात्रा तो ख़ैर आप जानते ही हैं, चलती रहती है। चलती रहती है। तो आप जी। तो वैसे भी प्रोग्रेस में चल रहे हैं, तो आपका आगे की जर्नी अच्छी जी, ही है। जी, अंबिका जी, बचपन से जैसे हमने सुना कि आपने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं जी, और बचपन से ही कुछ ना कुछ आपकी मदर ने आपको सबसे पहले जो बुक दी पढ़ने के लिए, उससे हाँ, पहले भी उन्होंने हाँ, आपको ग्रंथों के बारे में भी बताया, सब कुछ पढ़ा। हाँ। तो हम जानना चाहते हैं कौन-सी ऐसी बुक है जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा? तो मेरी सबसे पसंदीदा बुक्स जो हैं, उनमें एक तो मैंने आपको बताया जो मेरी मम्मी ने दी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और दूसरी थी जो 1992 में मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट करी थी, डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। उसने मुझे ऐसे, मतलब मैं कहूँगी कि पागलपन की हद तक प्रेरित किया कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये मैं कर चुकी हूँ, ये मुझे आता है, मगर मुझे इस लाइफ टाइम में कैसे इसको आगे लेके जाना है, इसके लिए मुझे क्या करना है। उस दिन से मेरा ये जुनून सवार हो गया कि मैंने फिर उनकी बाकी की भी जैसी-जैसी बुक्स आती रहीं, सो वो पढ़ती रही और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी। इनके बाद जो नेक्स्ट मेरी फेवरेट बुक है, वो है स्वामी रामा की अप्रेंटिसशिप विद हिमालयन मास्टर्स, जो स्पेशली वो जो अघोरी साधु वाला जो प्रसंग है, वो तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, विच एक्चुअली ओपन्ड, जिसने मेरे बिल्कुल ज्ञान चक्षु खोल दिए कि अरे वाह, हमारे पास इतना सारा कुछ है सीखने को, जानने को और अल्केमी परफॉर्म करने को। तो ये कुछ 2-3 किताबें हैं, बाकी कई हैं, बहुत सारी हैं।
एकदम से याद नहीं आता, बट ये मेरी 3 फेवरेट्स हैं। बट आपकी जो आपने अभी बताई कि आपको वो कहानी अगोरा वाली बहुत पसंद हाँ है, जी। तो क्या शॉर्ट में हम वो कहानी सुन सकते हैं? जी, ज़रूर। तो ये उस समय की बात है जब स्वामी रामा कहीं एक मास्टर के अंडर अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो उनके मास्टर ने उनको भेजा एक और अघोरी साधु के पास। तो ये गए वहाँ। तो इन्होंने जाके, मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ, ठीक है? तो ये वहाँ गए, तो अपने फ्रेंड के साथ, तो उन्होंने बोला इनको कि जाओ, नहा धो आओ, नदी नीचे बह रही है वहाँ पे। और जो जो नदी बह रही है ना, और इन लोग को बहुत भूख लगी थी और रास्ते में अच्छे-अच्छे व्यंजन, अच्छा-अच्छा भोजन की चीज़ों को याद करते हुए ही आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जो आपको सबसे पहले डेड बॉडी नज़र आएगी ना, उसका एक पीस काट के ले आना। साधु शरीर का एक पीस काट के लेके जाना है। और उन्होंने बोला कि, तो उन्होंने पूछा, क्वेश्चन मार्क था उनकी आईज़ पे, तो उन्होंने बोला भोजन बनाना है ना? ये सुनने के बाद तो भूख तो सूख ही गई होगी, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ। तो उन्होंने खैर एनीवेज़, उनके मास्टर ने बोला था कि, गुरु ने बोला था कि अघोरी साधु हैं, जो बोले वो करना है, नहीं तो बहुत दंडित स्वभाव के हैं, वो दंड देते हैं। तो इन्होंने डरे हुए थे कि नहीं उनकी कैसे, तो किसी तरह से वो पीस, वैसे ही हुआ, नहाने गए, नहा के हटे तो देखा एक लाश बहती हुई आ रही है। उन्होंने उसको रोका, उसका एक पीस काटा फ्लेश का, वो लेके गए। तो उन अघोरी साधु ने उसको काट के आग जलाई हुई थी और मटकियाँ रखी हुई थी, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ डाल दिया। फिर उन्होंने उसको पकाना शुरू किया। तो इनको बोला कि आप तब तक ध्यान करो और जो भी भोजन से पहले का जो कार्यक्रम होता है वो करो। अब मैं ये श्योर नहीं हूँ कि ये करने के बाद उनको नहाने के लिए भेजा था या पहले भेजा था, बट ये ऐसा सा ही कुछ प्रसंग था। तो फिर उन्होंने जब वो उन्होंने भोजन के लिए बोल आमंत्रण दिया कि आ जाओ, अब खाना तैयार है। तो वो एक दूसरे को देखने लगे और फिर धीरे-धीरे उनको स्मेल आने लगी। जो-जो व्यंजन के उन्होंने नाम लिए थे, पूड़ी, आलू, रसगुल्ले, सबकी खुशबू आने लग गई। तो उन्होंने कहा, ये इस जंगल में ऐसी खुशबू कहाँ से आ रही है? तो उनके अघोरी मास्टर ने बोला, गुरु ने बोला, खोलो, खाओ, शुरू करो। तो जैसे-जैसे उन्होंने मटकी के ढक्कन हटाए, तो उसमें से वही-वही व्यंजन गरम-गरम निकले, जो-जो इन्होंने सोचे थे। सोचे थे। और उन्हें फिर परोसे, अब भूख इतनी लगी थी, तो उन्होंने, अब सोच रहे हैं कि ये खाएँ, नहीं खाएँ, तो तब उनके गुरु ने बताया, अघोरी गुरु ने, कि ये अल्केमी होती है, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। और एक मास्टर जानता है कि कैसे एनर्जी का फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग था, जो आज भी मुझे याद है और मेरे दिल के बहुत गहरे खाने में, तहखाने में है, अपनी जगह बनाए हुए। तो वहाँ से सबसे पहले मुझे समझ में आया कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनी शेप एंड एनी रियलिटी। अंबिका जी, जैसा कि पीएसएसएम का एक प्रिंसिपल है, जी, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, जी। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? बहुत सारे ऐसे मेरे सेशंस हुए हैं पास्ट लाइफ थेरेपी के द्वारा, जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों को हमने सिर्फ थेरेपी से हील कर दिया है। एक मेरे पास क्योंकि इनकी परमिशन है मेरे को, इसीलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि बहुत लोग नहीं चाहते कि हमारे एग्ज़ाम्पल्स सब तक पहुँचे, लेकिन इनका मैं दे रही हूँ कि इनकी परमिशन है। इनको पाइनियल ग्लैंड इधर और पिट्यूटरी ग्लैंड का वो ट्यूमर हो गया था और उसका डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी ही इलाज है। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ होता है और इट इज़ वन ऑफ द मास्टर ग्लैंड्स। और वो सिर्फ 21 साल की थी, वो तब उस समय 21 की थी या 22 की थी। तो उनकी मम्मी ने डॉक्टर न्यूटन को कनेक्ट किया कि जब हमने अंबिका से लास्ट टाइम पास्ट लाइफ सेशंस लिए थे, तब तक ये ठीक थी, लेकिन एक सेशन लेने के बाद ये घर गई, उसके 1 हफ्ते में मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम आ गई
ऐसा पता नहीं अंबिका ने क्या कर दिया, तो तब मैं सीख के ही आई थी। मेरे ख्याल 2-3 साल ही हुए होंगे मुझे सीखे हुए। तो डॉक्टर न्यूटन ने बोला कि मुझसे पूछा कि क्या आपने इनको अ, क्या प्रोसेस से करा? मैंने सब कुछ बता दिया कि ऐसे-ऐसे किया। तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने उनको बोला इसके फ़ॉलो अप सेशंस चाहिए, अंबिका ही करेगी, डोंट वरी, और ठीक हो जाएगा ये। तो उनको डॉक्टर न्यूटन की बात पे विश्वास था। तो वो फिर उनकी बेटी को एक सेशन में मैं ले गई पास्ट लाइफ में, जहाँ पे इशू था, थीम था लोनलीनेस, और वो डील करते ही उस पास्ट लाइफ में उनका ट्यूमर रातों रात गायब हो गया। और वो क्लिनिकली उनको प्रमाण भी उन्होंने ले लिया, क्योंकि जब अगली बार वो गई उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें आ गया कि बिल्कुल डॉट जितना रह गया है। और वो भी मास्टर्स ने उस सेशन में उसको एक मेडिटेशन सिखाई थी और उसको कहा था ये करोगे फॉर 40 डेज तो ये भी गायब हो जाएगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, ये भी मैं गायब कर लूंगी। तो उनके जो फिजिशियन थे उनसे इसके बाद वो मिलने गए, तो उन्होंने कहा देखो ये आपने मुझे सारी कहानी बता दी है, किसी को मत बताना, कोई मानने वाला नहीं है, लेकिन जो ये कर रही है ना मेडिटेशन वो इसको करने दो। तो ऐसे बड़े बड़े ट्यूमर्स भी आराम से मेडिटेशन से, इन थेरेपीज से, क्योंकि ये थेरेपीज सब ध्यान की प्रक्रिया का ही एक अगला पड़ाव है, या उसके साथ का पड़ाव है, या कॉम्प्लीमेंट्री है, आप जैसे भी उसे देखना चाहो। मगर जो ध्यानी होता है ना वो ही इतनी डीप में जाके ये काम करके आता है। तो ध्यान तो वो जड़ है जिसकी ये शाखाएं हैं, जितनी भी बाकी की ये थेरेपीज थेरेपी हैं। से। तो इसीलिए ध्यान तो सर्वोपरि है ही। जी। अंबिका जी, क्या हम इससे ये समझ सकते हैं कि ऊर्जा, क्योंकि ध्यान में हमारी ऊर्जा ही आती है, और जो एक स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी है जिसमें ये दिखाया जाता है जी कि ऊर्जा के माध्यम से ही हम जी अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको भी बढ़ा सकते हैं, जी अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मैंने भी पढ़ा है और सुना है कि हमारी बॉडी के अंदर ही हर जी तरह का केमिकल भी बनता है। बिल्कुल। तो जिस चीज की जहाँ आवश्यकता है तो हमें उस तरीके से उतना ध्यान को बढ़ाकर, ठीक है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि अगर हम किसी से मदद नहीं ले रहे, हाँ परंतु नेचर के माध्यम से हम गहरे ध्यान में चले हाँ, जाते हैं, तो हमारी ये थेरेपीज़ अपने आप ही हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी हो होता है जाता है, क्या? बिल्कुल हो जाता है। देखिए ये थेरेपीज अब आई हैं, ठीक है। पहले तो ध्यान में बैठ के लोग कायाकल्प भी कर लेते थे, वहां कौन उनको गाइड करने आता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने भीतर के पहले मास्टर से मिलना है, और उसके बाद अपने गाइड, अपने यूनिवर्सल मास्टर से मिलना है। आपकी पार्टनरशिप उनके साथ अच्छी होनी चाहिए, आपको गाइडेंस वहां से मिलनी है। तो जब आप उनकी गाइडेंस में काम करोगे तो आप कुछ भी है, कैसा भी अटकाव है, चाहे वो शरीर का है, चाहे वो आपके मन का है, चाहे वो आपके धन का है, उससे आप छुटकारा पा सकते हो। पा सकते हैं। अंबिका जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पत्नी जी के साथ आपकी जो मुलाकात थी, वो और आगे कैसे बढ़ी और आपने और क्या-क्या सीखा उनसे भी? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे लिए डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी और पत्री जी एक पैकेज डील है, ठीक है। तो जब भी पत्री जी आते हैं, कभी मेडिटेशंस कराते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, मैं जब मेरे से हो पड़ता है मैं ज़रूर जाके पार्टिसिपेट करती हूँ, ज़रूर मिलती हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मेरा पीएमसी में भी आने में पत्री जी ने कैसे सहयोग दिया। मैं आ रही थी यहाँ, स्वाध्याय के काफ़ी सारे मैंने एपिसोड्स पीएमसी में किए। तो उसके बाद एक दिन पत्री जी मेरे ड्रीम स्टेट में आए। वो ड्रीम स्टेट नहीं थी, काइंड ऑफ अ ड्रीम कम एस्ट्रल स्टेट थी, जिसमें मैंने देखा कि हम एक ऐसी किसी हिल स्टेशन पे हैं, जहाँ डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी हैं और पत्री सर हैं, और पत्री सर उन दोनों के बीच में बैठे हैं, और ये मैं देख पा रही हूँ। और मैंने रियलाइज़ किया ये सिर्फ़ मैं ही देख पा रही हूँ और कोई नहीं देख पा रहे। मैं संदीप को दिखा रही हूँ, अपने हस्बैंड को, उनको नहीं नज़र में आ रहे।
करे कहाँ, कौन? और सर और मैम तो उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली उनको नज़र आ ही रहे हैं। तो और बट फोटोग्राफर्स को नज़र नहीं आ रहे। बट वो मैम और सर अपनी तरफ से पत्री सर के साथ फोटोग्राफ खिंचा रहे हैं और मैं देख-देख के बड़ी हँस रही हूँ कि ये क्या लीला है, समझ से बाहर है। इतनी देर में पत्री जी वहाँ से उठ के मेरे पास आते हैं और मुझे इशारा करते हैं, चलो, जैसे वो बोलते हैं जल्दी से कि चलो, ऐसे कम शब्द और इशारे ज़्यादा। तो मैंने कहा, कहाँ चलना है? तो उन्होंने बोला, चलो। तो मैं चलने लग गई। मैंने देखा दूर में एक बहुत अच्छा-सा कॉटेज टाइप घर है। तो मैंने बोला, अरे ये तो आप जहाँ पे इन्होंने मुझे ठहराया हुआ है पीएमसी वालों में, और कुछ प्रोग्राम शिविर जो चल रहा था वो पीएमसी का ही चल रहा था, क्योंकि बार-बार ये वर्ड आ रहा था पीएमसी, पीएमसी। तो उन्होंने मुझे इशारा किया, इधर चलो। तो मैंने कहा, ये तो उन्होंने हमें रहने के लिए दिया, हम घर जाएँ? मगर मेरे पास तो ताले की चाबी भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे ऐसे गुस्से में देखा और मुझे गोदी में उठा लिया। और जैसे ही उन्होंने मुझे गोदी में उठाया, मैंने संदीप को कहा, जल्दी फोटो खींचो, पत्री जी ने मुझे गोदी में उठाया है, देखो कैसे। और मैं उनको कह भी रही हूँ, मैं इतनी हेवी हूँ, आप कैसे उठा रहे हो? एंड ये सारी बातें उनसे मैं कर रही हूँ। तो वो बोल रहे, तो वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, मतलब जैसे वो होता है ना कि आप क्या बात कर रहे हो? चुप रहो थोड़ा-सा। जैसे वो ऐसी लुक देते हैं। तो वो चल रहे हैं, मैं संदीप को बोल रही हूँ, संदीप कह रहे हैं, तेरे को उठाया तो हुआ है, लेकिन किसने उठाया हुआ है? तो मैंने कहा, आपको नज़र नहीं आ रहे पत्री जी? तो फिर पत्री जी ने ऐसे देखा तो उनको फिर पत्री जी नज़र आए। उन्होंने, हाँ, पत्री जी ने उठाया हुआ है। मैंने कहा, कह रहे, मगर ये हमें नज़र आ रहा है, शायद और किसी को नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा, फ़ोटो तो खींचो, जिसको नज़र आना होगा आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम उधर घर तक पहुँचे। घर में पहुँचे तो वहाँ लॉक लगा हुआ था। अब मैं कह रही हूँ, अब मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास चाबी नहीं है, आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे ले आए हो। तो उन्होंने ऐसे किया, वो लॉक खुल गया और उन्होंने मुझे कहा, अंदर जाओ। और फिर बोला, ऐसे करा कि फिर पता चला कि पीएमसी वाले आ रहे हैं शूट करने, कुछ लाइक दैट। तो उस दिन उसी दिन मुझे, ये सुबह की बात है, करीबन 4-5 बजे की बात है, फिर मैं उठ के ही मेरा ध्यान का समय हो गया। तो उसके बाद उसी दिन दोपहर शाम तक मैंने संदीप को बता दिया था कि मुझे ना पीएमसी से कॉल आएगा, अब कुछ तो वहाँ पे प्रोग्राम और होने वाला है मेरा। तो उन्होंने अमूल्या ने फ़ोन किया कि हम एक ना पास्ट लाइफ के ऊपर वो कुछ करना चाहते हैं, सो आर यू ओपन? तो पहले वो मैसेज करती हैं। तो मैंने लिख दिया येस। फिर उन्होंने बोला, सो एंड सो विल कॉन्टैक्ट यू। तो फिर उन सो एंड सो ने फिर कॉन्टैक्ट किया और फिर मेरा वो फर्स्ट एपिसोड ऑन पास्ट लाइफ का कनेक्ट हुआ, वो चला। तो पास्ट लाइफ का प्रोग्राम होना है, ये मुझे उस दिन सुबह ही पत्री जी ने दर्शा दिया था। पास्ट लाइफ से मैं डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी को कनेक्ट करती हूँ। कैमरास, फोटोज़, वो वाला मोमेंट डिकोड हो गया और वो उठा के मुझे ले जा रहे हैं घर। घर था ना, घर जैसे शेप का वो कॉटेज टाइप मुझे मिला था रहने के लिए, यानी कि लोगों के घर-घर तक पहुँचा रहे हैं। कौन पहुँचा रहे हैं? पत्री जी पहुँचा रहे हैं। फिर उन्होंने वो आएँगे, तो यानी कि पीएमसी वाले आके शूट करेंगे। तो सारे ड्रीम का डिकोडिंग मैं सुबह करके बैठी थी और वेट कर रही थी कि ये पत्री जी अब करा रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि मैं लोगों के घर-घर तक पहुँचूँ और पास्ट लाइफ के बारे में भी पहुँचाऊँ, सो बी इट, बढ़िया है। तो ऐसे हमारा मैं उनसे गाइडेंस लेती रहती हूँ आज भी। तो डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी से भी, पत्री सर से भी, तो जो एक शिष्य का अपने गुरु से जैसा नाता होता है, वैसा ही है और वैसे ही चल रहा है उनके आशीर्वाद से। जी, अंबिका जी, एक तो आपका स्वभाव आपके बचपन से है, सरेंडर करके रहना, ठीक है? तो आप सरेंडर तो ऑलरेडी पहले से शुरू से सीख चुकी है, तो ये तो आपके जीवन का एक अंग बन चुका है। तो हम आपसे और जानना चाहते हैं कि क्योंकि पत्री जी के साथ भी यही चीज़ है, सेम सभी एपिसोड्स उनके साथ भी हैं, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी के साथ भी हैं, कि पिरामिड का अपना एक इम्पैक्ट है। हाँ। तो आपके जीवन के अंदर पिरामिड का कोई और अच्छा अनुभव है, हम उनको जानना चाहते हैं। तो मैंने जो अपना वर्क स्टूडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे मैंने 7 पिरामिड्स लगाए हुए हैं और एक पिरामिड उसमें ऐसा है जिसमें क्रिस्टल्स ऐसे लगाए हैं कि जब हम
मैं पास्ट लाइफ थेरेपी कराती हूँ या कोई भी सेशन कराती हूँ, तो जो मेरा रिक्लाइनर है उसका जो सिर है वो पिरामिड के नीचे मैं रखती हूँ। पिरामिड की ऊर्जा के कारण सेशंस बहुत अच्छे और बहुत डीप हो जाते हैं। यानी कि पिरामिड की एनर्जी है, वो जो भी चीज़ है उसको 3 टाइम्स एम्प्लीफाई करती है ना? तो ये मैं हर रोज़ अपनी केस स्टडीज़ में देखती ही हूँ, अनुभव करती हूँ। और ना सिर्फ मैं अनुभव करती हूँ, जो भी लोग हमारे पास आते हैं, वो आते तो हैं ये पूछते हुए कि ये आपने क्यों लगाया हुआ है? और जब मेरा वर्क स्टूडियो छोड़ के जाते हैं, तो वो ये बोलते हुए जाते हैं, हम भी अपने घर में ये पिरामिड लगाएँगे और हम भी इसके नीचे बैठ के ध्यान करेंगे। तो ये कार्य तो चल ही रहा है। तो पिरामिड अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा प्रदायक यंत्र है और उसको मैं तो रोज़ इस्तेमाल करती हूँ अपने घर में और सबको प्रेरित करती हूँ कि आप भी करें। जी, अंबिका जी, हम आपसे कुछ अनुभव और जानना चाहते हैं, जो आपके डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के साथ हुए। मैंने आपको बताया था कि मेरे जीवन में जितने भी प्रश्न थे, उन सब के उत्तर मैंने डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी के मार्गदर्शिता में रहते हुए ही पाए। चाहे वो इनर चाइल्ड के थे, जैसे कि मैंने आपको बो एंड एरो वाला, मुझे नहीं मालूम था कि उसका इतना गहरा घाव मेरे अंदर है। जब तक मैंने उसे हील और ढील नहीं कर लिया, तब तक मैं अपने आप को आई एम नॉट गुड इनफ वाली कैटेगरी में ही रखती थी। क्योंकि मुझे लगता था शायद मैं वर्दी नहीं हूँ प्यार के लिए, इसीलिए मेरा भाई मुझे प्यार नहीं करता। इसीलिए मेरे मम्मी-पापा को ज़्यादा मेरे भाइयों की तरफ ध्यान ज़्यादा रहता है। उसके बाद मुझे बिग पिक्चर नज़र आई कि मुझे तो उन्होंने माँग-माँग के लिया है। उन्होंने तो कितने जाप किए तब मैं पैदा हुई। तो ये क्या ये प्यार की पराकाष्ठा नहीं है? और मेरे भाई भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने वुंड्स के कारण ऐसा बिहेव कर रहे थे। तो मुझे उससे बाहर निकलने का मार्ग मिला और ना सिर्फ मैंने अपने आप को माफ़ किया, अपने भाई को भी माफ़ किया, अपने माता-पिता को भी माफ़ किया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बेस्ट होते हैं। मगर क्योंकि उनके भी इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं, घाव होते हैं, जिसके कारण कई बार उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। तभी तो हम इंसान हैं ना, तभी तो हमको बोलते हैं कि हम आत्माएँ हैं और वो परमात्मा है। उसको मालूम है वो कितना परम है। हम उस दौड़ में अभी हैं। हम बुद्धू से बुद्धा तक की यात्रा कर रहे हैं। हाँ, अभी हम बुद्धू नहीं रहे, हम अभी बुद्धा भी नहीं बने, लेकिन इन बिटवीन हैं, चल रहे हैं उस मार्ग में। तो ये भी समझ में उन्हीं की मार्गदर्शिता में रह के आया। अभी काम बहुत बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस हैं। मैं भी, आप भी, हम सभी, तो हो जाएगा। हाँ, हाँ, तमन्ना होनी चाहिए। बिल्कुल, पति बिल्कुल। जी जैसे बोलते हैं, तमन्ना ज़रूर बने हाँ, और फिर हम उसके ऊपर साधना करते चले जाएँगे, तो जी, हम ज़रूर एक दिन सफल होते जी, चले जाएँगे। जी, बिल्कुल। तो जीवन का जो भी निचोड़ है, हाँ, अ, प्यार के साथ जीवन को जीना जी, और उस प्यार को लोगों में बाँटना, जी। ठीक है? और उसमें जीवन जीने की कला को सीखना, ये आपके इतने अनुभवों से मैंने जाना। तो मैं आपसे और भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि अभी आपके पास और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, कि आपने इनका उपयोग कैसे कर रहे हैं अपने जीवन के? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने सीखी, वो ये सीखी कि जो भी हम चूज़ करते हैं परिस्थितियाँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है और कई बार उसका मूलतः कारण किसी पिछले जीवन में होता है। ध्यान की प्रक्रिया से या किसी थेरेपिस्ट की हेल्प से आप उस रूट कॉज़ तक पहुँच सकते हो, बखूबी पहुँच सकते हो। और जब आपको वो मिल जाता है ना, तो आज की परिस्थिति समझ में आती है। जैसे अब वही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि बच्चा नहीं कोख से जन्मा, मगर मुझे इतना सारा प्यार ना सिर्फ घर से, लेकिन बाहर इतने सारे जो ये मास्टर्स हैं, जो आज इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उन सबकी जर्नी में कहीं न कहीं मेरा रोल रहा है। उन सब ने मेरे द्वारा ही इस मार्ग पे चलना सीखा है। तो मैंने
मैं अपने आप को वो जैसे एक मिडवाइफ होती है ना, वैसा महसूस करती हूँ कि देखिए आपने अपने आप का ही जन्म देना है, को जन्म देना है। आपने ही अपने मास्टरशिप क्वालिटीज को जन्म देना है। लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी क्यों बनी, कैसे बनी, वो समझाने का कार्य जो है, ये मैंने डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी की मार्गदर्शिता में सीखा और आज भी मैं लोगों को वो सिखा रही हूँ अपनी सारी सेशंस और वर्कशॉप्स के द्वारा। अपने लिए भी जैसे मेरे कोख से मैंने आपको शुरू किया था बताना, हम डाइग्रेस हो गए कि बेबी नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ? अगर मेरा बेबी हो जाता, तो आज जब जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ, शायद इस स्वरूप में नहीं बैठी होती, शायद किसी और स्वरूप में होती, लेकिन इस स्वरूप में नहीं होती। अभी मैं बच्चे भी एन्जॉय कर रही हूँ और अपना ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी एन्जॉय कर रही हूँ और अपनी ये स्पिरिचुअल पाथ को भी एज़ अ टीचर भी एन्जॉय कर रही हूँ। सेवा हर भी कर रहे हैं पहलू आप। और सेवा भी कर पा रही हूँ। ये सारा कुछ तभी संभव हो पाया क्योंकि ये पड़ाव मेरी ज़िंदगी में आया और यहाँ से मैंने टर्न अराउंड किया। तो सबसे बुद्ध का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज है, जो फिलॉसफी है या कोट है, जो मेरे को जीवन में मैंने गांठ बांध लिया और वो उसका मैं एसेंस आपको बता देती हूँ। वो यही है कि आप जब आप मरने लगते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ, थ्री थिंग्स ओनली मैटर। एक तो ये है हाउ मच यू लव्ड, कि कितना आपने प्यार किया, और दूसरा ये है हाउ जेंटली डिड यू लिव, कि आपका जो जीवन है वो कैसे आप बड़ी प्यार मोहब्बत से और एक बहुत अच्छे तरीके से आप जी पाए, है ना, सबके साथ सहयोग करते हुए, सबकी बातों के साथ एक दूसरे के साथ एकाकार करते हुए, वो जेंटली हो गया। और तीसरी चीज है हाउ ग्रेसफुली डिड यू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट वर नॉट मेंट फॉर यू। यानी कि अगर मैं वो पकड़े रखती कि ओहो मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मैं विक्टिम मोड में रहती कि मेरा बच्चा नहीं हुआ, मेरी लाइफ में बहुत अत्याचार हुआ, डॉक्टर्स ने ऐसा किया वैसा किया, और वैसा पकड़े 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 पकड़े, तो मैं अपनी जीवन को ध्वस्त कर देती, वेस्ट कर देती। मगर मैंने ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया। मैंने कहा इसमें भी कोई कारण होगा, और जब वो मुझे कारण समझ में आया, और ज़्यादा मैं स्ट्रेंथन हो गई, और ज़्यादा मेरे अंदर बल आ गया, आत्मबल आ गया कि मुझे अपने जीवन को सँवारना है। जैसे मैंने अपने भीतर के मास्टर से मुलाकात की, एकाकार किया, ऐसे अब मुझे लोगों को हेल्प करना है, उनके भीतर के मास्टर से एकाकार करने का। और ये माध्यम जो है वो ध्यान से बेहतर और हो ही नहीं सकता। तो वही मैं फैलाने में लगी हूँ और उसी का प्रचार करने में लगी हूँ अपने कार्य के द्वारा, और ऐसी जगहों पे आकर, जैसे ये पीएमसी है। पीएमसी बहुत बढ़िया तरीके से यही प्रचार कर रहा है, इसीलिए पीएमसी को मेरा बहुत बहुत नमन और धन्यवाद है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से सीधा आपके हृदय तक वो बात पहुंचाता है, जो कि आज शायद बहुत आवश्यक है पहुंचना। बहुत पहुंचना ज़रूरी है। जी, अंबिका जी, आपने पीएमसी का नाम लिया, जी। ठीक है? तो पीएमसी के ऊपर आपने कुछ और भी एपिसोड किए हुए हैं। जी। आपने स्वाध्याय का भी किया हुआ जी। है, और जिसका आपने ब्रेन वाइज़ डॉक्टर का नाम लिया था, डॉक्टर हाँ। ब्रेन वाइज़ का, उनकी पुस्तक का आपने स्वाध्याय भी जी। किया हुआ है, और भी एपिसोड्स बहुत किए हुए हैं। एक और इम्पोर्टेंट एपिसोड किया हुआ है, रिश्तों की डोरी, जी। जिसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि जीवन के अंदर जो हम इस संसार में रह रहे हैं, तो हमारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जी। तो किस प्रकार हम प्यार के साथ उस जीवन को समझकर आगे बढ़ सकते हैं? सबसे अहम बात रिश्तों में ये है कि किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस कोई पूरी कर सकता है, तो वो आप स्वयं कर सकते हो, और कोई भी नहीं कर सकता। यदि
आपने अपना पेट भरना है, तो आपकी माताजी के खाना खाने या आपके पति जी के खाने या आपके बच्चे के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। उसके लिए स्वयं को ही खाना खाना पड़ेगा। तो ये जो आध्यात्मिक खाना है, जिसके द्वारा आप ये जानते हो कि मैं कौन हूँ और क्यों ये मैं इस रिश्ते में हूँ, मुझे इस रिश्ते से क्या सीखना है, जिससे ये सुगम, सरल और बहुत ही खूबसूरत बन जाए। तो ये जानने के लिए स्व को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सारी की सारी पढ़ाई का निचोड़ ये है, खुद को जानो, बाकी सब अपने आप समझ आने लग जाएँगे। खुद से प्यार करना सीखो। जी, आपका रूप कुछ भी है, आपका कलर कुछ भी है, आपका स्वभाव कुछ भी है, परंतु अपने साथ प्यार करना सीखो, अपने साथ बैठना सीखो, तो जी। जीवन की जो सुगंध है, वो अपने आप आपको मिलनी शुरू हो बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल, ना सिर्फ़ आपको मिलेगी, आपके आस-पास जितने भी लोग आएँगे, वो भी इसका फ़ायदा उठाएँगे, इससे मस्मराइज़ हो जाएँगे। तो इस खुशबू का तो लाभ उठाना ही चाहिए। जी। अंबिका जी, आपने अपने हमें बताते-बताते ये एक बात बोली थी कि जो चीज़ हमारे पास है, हाँ, तभी आप औरों को बाँट सकते बिल्कुल। हैं। तो पहले हमें उसी का संग्रह अपने पास करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए। हमें अपने को समझना है कि मैं कौन हूँ? जब मैंने ये समझ लिया और मेरा असली गुण क्या है? सबसे प्यार करना, जो प्रेम की परिभाषा है जो, जब मैंने अपने पास कर ली, तो वो मेरे एक-एक सेल से अपने आप ही बाहर निकलेगी। जी, देखिए जैसे कि आपने कहा ये मेरा बहुत दृढ़ मानना है कि जो हमारे पास होता है, हम वो ही दूसरे को बाँट सकते हैं। तो अगर आपके पास फूल है, तो आप फूल ही बाँटोगे ना। काँटे हैं, तो काँटे ही बाँटोगे। तो अगर सामने वाले को आप काँटा दे रहे हो, तो वो आउच-आउच तो करेगा ही ना। वो उसको तकलीफ़ तो होगी ना। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? तो पहले अपने आप को देखना है, उस काँटे को हटा के सिर्फ़ फूलों को जगह देनी है अपने हृदय के अंदर। जब तक आपके अंदर ये फूल नहीं उगेगा, आप बाहर वो फूल बाँच नहीं सकते। बाँट नहीं और सकते। यहाँ जिस फूल की हम बात कर रहे हैं, वो फूल है प्यार। जी। ठीक है? तो अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो दूसरे से तो मतलब ही नहीं। ज़्यादातर लोग जब हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई या मेरी मदर इन लॉ मुझे नहीं प्यार करती या कुछ भी ऐसे बोलते हैं, तो मैं सबसे पहले उनको बोलती हूँ, "ये पेपर लीजिए, ये पेन लीजिए और मुझे लिख के बताइए कि आपकी लाइफ़ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं?" 100 में से 99% लोग अपनी प्रायोरिटी अपने आप को लास्ट लिखते हैं। फिर मैं उनको समझाती हूँ, जब इसको आप उल्टा कर दोगे ना, आप अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी हो जाओगे, तो ये सारी चीज़ें कट हो जाएँगी। क्योंकि बाकी सब साइड स्टोरीज़ हैं। मेन स्टोरी के हीरो-हीरोइन तो आप हो। आप हो, तो संसार है। आप नहीं हो, तो संसार में जो मर्ज़ी कुछ हो, आपको क्या लेना-देना? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी खुद को बनाओ। सबसे पहले खुद का पेट भरो प्यार से। सबसे पहले अपने घाव पे मरहम लगाओ। जिस दिन ये सब कर लोगे, ऑटोमैटिकली बाहर मिरर इफेक्ट आएगा। आप हैरान हो जाओगे कि पहले तो मेरे ये घर वाले मेरी इन छोटी-छोटी बातों से चिढ़ते थे। अब तो वो जब देखो मुझे देख के स्माइल करते हैं। मैं इसको एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। जब मैं डॉक्टर न्यूटन की ब्रेथ वर्क वर्कशॉप करने जा रही थी, उस जाने से कुछ दिन पहले ही मेरी सासू माँ मुझसे इसी एक ही कारण वजह रहती थी, जिससे वो नाराज़ हो जाती थी। वो नाराज़ हो गई थी। उन्होंने मुझे बोला कि फलाने डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कहा अब मैं नहीं जाऊँगी और मैं ये प्रश्न लेके गई थी इस वर्कशॉप में
कि क्यों मुझे ये मेडिकली ट्रीटमेंट कराना है जब मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही है। बहुत हो गया, मैंने सबके लिए बहुत कर लिया, अब बस, अब मुझे नहीं करना और। तो इस मगर ये आ क्यों रही है, मैं अट्रैक्ट क्यों कर रही हूँ? तो मैंने इस क्वेश्चन के साथ जब वहाँ गई और ब्रेथ वर्क किया, ब्रेथ वर्क के थ्रू मैं एक पास्ट लाइफ में गई, जिस पास्ट लाइफ में मैंने देखा कि मेरी जो आज प्रेजेंट मदर इन लॉ हैं, वो उस लाइफ टाइम में अ, मेरी डॉटर इन लॉ थी और मैं उस समय उस विलेज का, उस गांव का मुखिया था, शमन मुखिया थी। और उसमें हमको अलाउड नहीं था, शमन कई बढ़िया प्रोग्रेसिव होते हैं, मगर कई शमन जो है वो सिर्फ रिचुअलिस्टिक शमन थे। तो उस लाइफ टाइम में मैं ऐसी सी शमन थी। तो मैंने कहा कि इस गांव से बाहर किसी भी व्यक्ति से ना बोलचाल, ना शादी, ना लेना देना। हाँ, व्यापारी हैं तो व्यापार कर सकते हो, बस इतना ही आपका वो होना चाहिए। और इन्होंने किसी और से प्यार किया, किसी और गांव की, और वो प्यार किया और वो उनको छोड़ के चले गया और इनकी कोख में उनका बच्चा आ गया। तो जब मुझे पता चला कि इन्होंने ऐसा किया है और मेरी घर की आने के बाद ऐसा किया है, तो क्योंकि मैं उस गांव की मुखिया भी थी, तो मैंने कहा कि इनको पनिश करना है। तो इनको गांव से बाहर निकाल दो। बहुत सारी इनको पनिशमेंट्स दी। तो इन्होंने ये सब कुछ सुना और इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा प्यार सच्चा था, जो मुझे यहाँ से नहीं मिला, और मेरी इंटेंशन सच्ची थी। मैंने आज्ञा लेकर ही प्यार किया था। और वो आदान-प्रदान की जिस भी कारण, और भी बहुत सारी बीच में बातें थी, उस निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाएँगे। तो ख़ैर मेरी इस इच्छा के विरुद्ध उन्होंने जाके रिबेल करते हुए, इसको स्वीकार ना करते हुए, इस पनिशमेंट को उन्होंने कुएँ में छलांग मार के अपनी आत्म की, अपनी और अपने बच्चे की हत्या, जीवन जीवन खत्म कर खत्म दिया। कर दिया। मरने के समय उनकी उसमें ये था कि मैंने सारे एडजस्टमेंट्स आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी सब चीज़ों के साथ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मेरे कोख में बच्चा था। बच्चे के लिए अगेन बच्चा वाज़ प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। तो वो बेसिकली बच्चे की हत्या मैं कर रही हूँ, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। और ये बच्चे की वैल्यू जिस दिन आपको समझ में आएगी, उस दिन आप एक स्त्री की वैल्यू भी करोगे। तो ये इस लर्निंग के साथ उन्होंने अ, वो लाइफ टाइम एंड की और हमारी जो थी वो आधी अधूरी मुलाकात रह गई। तो इस प्रेजेंट लाइफ टाइम में फिर मैंने लाइफ बिटवीन लाइफ में जाके उसको सॉरी मांगी, उनसे सब कुछ करेक्ट किया जो उसका प्रोसीजर होता है। वो करने के बाद जब मैं वापस दिल्ली आई, अपनी मदर इन लॉ से मिली, मेरी मदर इन लॉ मेरी इन सब थेरेपीज को लेके 360 डिग्री का टर्न ले चुकी थी। सिर्फ एक ये ब्रेथ वर्क की वर्कशॉप जाके मैं ये हीलिंग करके आने के बाद मेरी मदर इन लॉ से मेरा जो रिश्ता है वो ऐसा हो गया कि अब तो वो मेरे को वन ऑफ द स्टार बहूस मानने लग गई कि ठीक है। इतना ज्यादा प्यार होता था कि अब कहीं भी हम शादी ब्याह पे जाते थे तो पहले तो बोलते थे पता नहीं क्यों नहीं होता ऐसा बच्चा, ऐसे बोलने के बजाय अब बोलती थी अंबिका इनको वो अच्छी अच्छी बातें बता ना, आंटी को शेयर कर ना अपनी मेडिटेशन की, अपनी ध्यान की कहानी। अब मैं ध्यान की कहानियां बताने लग गई हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए मुझे एनकरेज करा जा रहा है। ये वही मदर इन लॉ है। तो इतना बड़ा चेंज ओवर मैंने अपनी लाइफ में, अपने रिश्ते में देखा, सिर्फ अपने पे काम करने से। जी। तो ध्यान करते रहें, अपने आप के साथ मिलन करते रहें और अपने आप को अग्रसर ले जाते हुए, देखते हुए खुश होते रहें। यही मेरी आज की नसीहत है हमारे सारे दर्शकों से। अंबिका जी, इतनी सुंदर आत्मा की यात्रा आपसे सुन रहे हैं और इतना इंटरेस्ट बन रहा है कि अभी छोड़े ना।
परंतु समय का अभाव है, तो हम आपसे अपने दर्शकों के लिए क्या आपका संदेश हो सकता है, ये बताइए। तो मैं तो यही कहूँगी कि स्वहित में ही परहित छुपा है। तो सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, बाकियों से खुद ब खुद हो जाएगा। याद है ना, मैंने एपिसोड में भी क्या कहा है, जो आपके पास है आप वही बांट सकते हो। तो यदि प्यार बांटना चाहते हो, फूल बांटना चाहते हो, तो पहले स्व के लिए प्यार लाओ, स्व के लिए फूल लाओ, स्व को सुसज्जित करो, तभी आप आसपास के सारे रिश्ते नातों को सुसज्जित कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका जी आपका, बहुत सुंदर संदेश है आपका। नमस्कार। दर्शकों, जीवन में आपको क्या चाहिए उसका संग्रह आप करें, तभी आप औरों को वो चीज़ दे सकते हैं। जिसको आप अट्रैक्ट करेंगे वही आप दूसरों से पाएंगे और दूसरों को दे पाएंगे। हमने इतनी सुंदर अंबिका जी की आत्मा की यात्रा को सुना, जाना कि जीवन के अंदर प्यार पुंज बना लीजिए अपने हृदय को, ताकि आपके रोम रोम से वो प्यार झलके, आपके वाणी से, आपके कदमों से, आपके चलने से यही प्यार संसार में फैलता चला जाए। और वो एक ही माध्यम से आपको मिल सकता है। वो आप ध्यान करिए, स्वयं को जाने कि मैं कौन हूँ, मैं जो भी हूँ मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में नए पिरामिड मास्टर के साथ, नई आत्मा की यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद आपका।